बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम अपनी मैट्रिक बायोलॉजी का लेक्चर जो कवर करने वाले हैं वो है गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन, यानी हम इंसान के अंदर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, ह्यूमन के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, इस गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस को करने के लिए ह्यूमन के अंदर एक सिस्टम डेवलप है और उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 किस्म के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो है ब्रीदिंग का प्रोसेस। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ब्रीदिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कलेक्टिवली नोन एज ब्रीदिंग। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ द एयर, यानी एयर सांस अंदर लेना। एक्सहेलेशन किसे कहते हैं? सांस बाहर निकालना, गिविंग आउट ऑफ एयर। इनहेलेशन टेकिंग इन ऑफ द एयर, एक्सहेलेशन गिविंग आउट ऑफ द एयर। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। रेस्पिरेशन डिफरेंट प्रोसेस होता है, अब आपको पता लग जाएगा क्या होता है ये। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस दूसरे प्रोसेस को कैरी आउट करवाता है वो है गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस। अब हमें पता है कि ब्रीदिंग के प्रोसेस के रिजल्ट में गैसेज एक्सचेंजेस होती हैं। जो भी एयर आप इनहेल करते हैं वो एयर अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद एयर पहुंचती है रेस्पिरेटरी सरफेस तक और हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है अल्वियोलाई। इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है और हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं जाकर। अब मिसाल के तौर पे ये हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है। इस रेस्पिरेटरी सरफेस से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर अंदर ब्लड में चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर एयर के अंदर आ जाए, तो इस प्रोसेस को गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस हम कहते हैं, यानी गैसेज जो है एक्सचेंज हो जाती हैं इस तरीके से। तीसरा प्रोसेस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन? बेटा एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी बायोलॉजी में रेस्पिरेशन का जिक्र आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस। हर वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी जनरेट हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये तीनों के तीनों प्रोसेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए ब्रीदिंग एक अलग एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन एक अलग एक्टिविटी होती है। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तरतीब से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लंग्स। लंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि लंग्स के अंदर ही हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब अल्वियोलाई मौजूद होती है। अब हम ज़रा लंग्स के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं कि लंग्स कहाँ पर होते हैं। हमारे लंग्स हमारे सीने में मौजूद हैं और इसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, यानी लंग्स जिस कैविटी के अंदर इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, उस कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। ये थोरेसिक कैविटी का बेसिक प्राइमरी फंक्शन जो होता है लंग्स की प्रोटेक्शन करना होता है, क्योंकि लंग्स हाईली सेंसिटिव टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। हमारे लंग्स आगे से मतलब वेंट्रल साइड से प्रोटेक्टेड होते हैं। इससे ये आपको यहाँ पर बोन फील हो रही होती है, इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम बोन। तो हम लोग स्टर्नम बोन, देन रिब्स। स्टर्नम बोन और रिब्स जो होती है ये हमारे बोन्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, और बैक साइड से मतलब डॉर्सल साइड से हम वर्टिब्रल कॉलम के जरिए प्रोटेक्टेड होते हैं। तो हमारे लंग्स के आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और साइड्स पर रिब्स मौजूद हैं जो कि प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, रिब्स के बीच में खाली स्पेसेस होती हैं। ये स्पेसेस बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं होती, खाली नहीं होती। इन रिब्स की स्पेसेस के बीच में मसल्स मौजूद होते हैं जो कि इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। कहने का मकसद ये कि हमारे लंग्स जो होते हैं ना, ये वेल प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। हमारे लंग्स में ये लंग्स का कलर ये पिंक कलर होता है हमारे लंग्स का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास राइट और लेफ्ट 2 लंग्स मौजूद हैं। राइट और लेफ्ट लंग को अगर आप कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड का जो हमारे लंग्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के लंग होते हैं बिल्कुल, यानी राइट का बड़ा लंग होता है, ये स्मॉल साइज़ का। वजह क्या होती है? वजह ये कि हमारा लेफ्ट साइड में ये जो लोकेशन है ये वाली, यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है, यानी दिल मौजूद होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये हार्ट मौजूद होता है और इस हार्ट की वजह से
ये लंग्स जो होते हैं, ये जो लंग होता है लेफ्ट साइड वाला, इसका साइज़ छोटा होता है। अब हमारा राइट साइड का लंग बड़े साइज़ का होता है और इसमें 3 लोब्स होती हैं, यानी ये कंसिस्ट करता है 3 लोब्स के ऊपर। जबकि लेफ्ट साइड का लंग होता है, इसमें 2 लोब्स होती हैं, ये कंसिस्ट करता है 2 लोब्स के ऊपर। तो ये तो हमारा लंग्स हो गया। हमारे लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन हमारे लंग्स के ऊपर मौजूद होती है, डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती बल्कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। मिसाल के तौर पे एक तो मेम्ब्रेन होगी जो बिल्कुल एग्जैक्टली लंग्स के साथ अटैच होती है, जबकि दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर कवर किए हुए होती है, और इन दोनों लंग्स के मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। दैट फ्लूइड इज लुब्रिकेंट। यानी जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के प्रोसेस के दौरान हमारे लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से थोरेसिक वॉल्व के साथ इसकी फ्रिक्शन ना हो, इस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है, जो कि फ्रिक्शन के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए होता है। हमारे जो लंग्स हैं, इन लंग्स के नीचे की जानिब, यानी ये आपकी थोरेसिक कैविटी लंग्स मौजूद है, यहाँ पर ये रेड कलर की आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। दिस रेड कलर लाइन इज कॉल्ड डायाफ्राम। ये डायाफ्राम है, नाम लिखा हुआ है नीचे इसके, ये डायाफ्राम है। ये जो डायाफ्राम होता है, एक्चुअली ये डायाफ्राम एक मस्क्यूलर पार्टीशन होती है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। यानी अगर मिसाल के तौर पर आप डायग्राम बनाना चाहें तो फ़र्ज़ करें ये कोई ह्यूमन है, और इस ह्यूमन में यहाँ पर लंग्स मौजूद हैं, यानी ये ह्यूमन के लंग्स हैं, बिलफर्ज ये लंग्स हैं, और इन लंग्स के यहाँ पर एक पार्टीशन होता है, ये पूरी थोरेसिक कैविटी है ये वाली, जबकि नीचे वाले ये सारा पार्ट ये एब्डोमिनल कैविटी है। नाउ थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों के बीच में एक मस्क्यूलर पार्टीशन होता है, एक मसल का पार्टीशन पाया जाता है। दैट पार्टीशन इज कॉल्ड डायाफ्राम। और डायाफ्राम इन दोनों को ना सिर्फ सेपरेट करता है बल्कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी डायाफ्राम हेल्पफुल है। डायाफ्राम खुदा ना खास्ता अगर रप्चर हो जाता है तो इसके रप्चर के बाद ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और ब्रीदिंग नहीं होगी, जैसे हमने अभी बताया गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होगा, गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। यही वजह है कि डायाफ्राम बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है हमारे लंग्स के अंदर होती है, जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस के ज़रिए से, वो किन किन रास्तों के ज़रिए से पहुंचती है इस रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब अल्वियोलाई तक। सबसे पहले एयर इंटर होती है हमारे इन नॉस्ट्रिल्स में, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं, और इनके ज़रिए से एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर होती है। उसके बाद अंदर नाक के अंदर आपको देखते हैं कि 2 कैविटीज़ मौजूद हैं, और इन कैविटीज़ को हम कहते हैं नेज़ल कैविटीज़। ये जो नेज़ल कैविटीज़ होती है, इन कैविटीज़ में क्या होता है, इसमें म्यूकस वाले सेल होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी कैविटी मॉइस्ट रहती है। इसमें हेयर होते हैं, और इसके अंदर रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, मतलब जो स्मेल वगैरह को फील करने वाले रिसेप्टर भी अंदर होते हैं इसके। हमारी इस नेज़ल कैविटी का काम क्या होता है? इस नेज़ल कैविटी का जो बेसिक फंक्शन है वो ये कि जो भी एयर अंदर इंटर हो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस में, उसको सबसे पहले फ़िल्टर करें, मतलब उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, उसको फ़िल्टर करें, और फिल्ट्रेशन का काम ये हेयर्स करते हैं। उसके बाद जो साइड पर म्यूकस लगा होता है, जर्म्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल इससे भी चिपक जाते हैं, तो इस तरह फिल्ट्रेशन का काम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, इस नेज़ल कैविटी का एक मेजर काम ये है कि जो भी एयर हमारे नोज़ के ज़रिए से इंटर हो रही है, उस एयर को मॉइस्ट के साथ साथ वार्म भी कर देते हैं, ताकि कोल्ड एयर हमें जाकर अंदर नुकसान ना पहुंचा पाए। अभी मॉइस्ट भी हो गई एयर, वार्म भी हो गई, और फिल्टर भी हो गई। फिर ये एयर अंदर गुजरती है, अंदर गुजरने के बाद अंदर एक और ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से एयर अंदर दाखिल हो जाती है। ये हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अच्छा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारा ये हलक वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फेरेंक्स, और एयर फेरेंक्स में आ जाती है। और फेरेंक्स के बारे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फेरेंक्स एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व है, यानी दोनों के अंदर आता है। अच्छा, अब ये एयर जो है फेरेंक्स से होती हुई गुजरती हुई आगे आहिस्ता 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 मूव करती हुई जाती है, और एयर अब
अपना पाथ चेंज करेगी। पाथ चेंज कैसे करेगी? क्योंकि एयर फेरेंक्स के ज़रिए से नीचे आएगी, तो फेरेंक्स के बाद तो एसोफेगस है, यानी जैसे ये ऐसे हलक का रीजन होता है, ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स, एसोफेगस और नीचे स्टमक होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे होता है, इसके साथ बराबर, यानी एयर जो है अंदर आ रही है, इस फेरेंक्स के ज़रिए से अंदर आ रही है। अब इस एयर को इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होना है। इसके लिए यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस के ज़रिए से एयर अंदर इंटर हो जाती है, मतलब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़कर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आना है। अब इस ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं, और इस ग्लोटिस की ओपनिंग पे एक कार्टिलेज का एक ढक्कन सा होता है, फ्लैप होता है, जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये जो एपिग्लोटिस होता है ये किस लिए होता है? कि सिर्फ एयर अंदर दाखिल हो सके, खाना खाने के दौरान, पानी पीने के दौरान कोई चीज़ अंदर ना आए। जैसे आप कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, निगलने के दौरान ये बंद हो जाता है, बंद होने के बाद किसी भी चीज़ को अंदर जाने से प्रिवेंट कर देता है। तो ये तो इस पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ये स्वॉलोइंग से स्टॉप करेगा। अब मामला ये कि एयर अंदर यहाँ पर इंटर होकर आ जाती है, और ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे ही एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर होती है, ये जो पहला पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये कहलाता है लैरिंक्स। ये कहलाएगा क्या? लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर ग्लोटिस भी होता है, यानी वो ओपनिंग जिसके जरिए एयर इंटर हो रही है। और लैरिंक्स की खास बात ये कि इसके अंदर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो कि आपके अंदर साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए व्हाट इज लैरिंक्स? लैरिंक्स इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं हमारा। तो ये लैरिंक्स में चीज़ होती है। लैरिंक्स के बाद नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ट्रेकिया, और वो ट्रेकिया मैंने यहाँ पर बना दिया। ये ट्रेकिया हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इसके नीचे वाला हिस्सा ये ट्रेकिया है। अच्छा, ट्रेकिया के अंदर ये आप रेड कलर से निशान देख रहे हैं, ये कार्टिलेज है, सी शेप की कार्टिलेज अरेंज होती है, और ऐसे तकरीबन 20 से 30 कार्टिलेज होती हैं जो पूरी एक विंड पाइप या ट्यूब बना लेती हैं। ये ट्यूब जब तक सिंगल ट्यूब होती है तब तक कहलाती है ट्रेकिया, लेकिन जैसे ये ट्यूब आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ये देखो कैसे बाइफर्केट हो रही है, जैसे ही दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, अब ये ट्रेकिया नहीं ब्रोंकाई कहलाएगी। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में कोई फर्क नहीं होता, ये दरअसल वही कार्टिलेज के बने हुए सी शेप कार्टिलेज की बनी हुई दो ट्यूब्स होती हैं। तो ये ट्रेकिया है और ये ब्रोंकाई है, और इस ब्रोंकाई के ज़रिए से एयर अंदर इंटर हो जाती है दोनों लंग्स के अंदर। ये ब्रोंकाई अंदर जाने के बाद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और उन ब्रोंक्यूल्स की भी मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, और उन ब्रांचेस के एंड पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये वो ब्रांच हो गई, और उसके एंड पर इस तरह से सेक लाइक स्ट्रक्चर होगी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्वियोलाई। और एयर इस पूरे रास्ते से गुजरने के बाद इस अल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, मतलब ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो अभी हमने पढ़ा था। फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल होने की वजह से गैसेज एक्सचेंज का दूसरा प्रोसेस होता है जो रेस्पिरेशन में होता है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ये। और गैसेज एक्सचेंज के बाद जैसी गैसेज आती है ब्लड के अंदर, ब्लड इनको ले जाते हैं सेल के अंदर, वहाँ पर जाकर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और इस तरीके से बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, आज हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेज एक्सचेंज के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया मैट्रिक क्लास के हवाले से। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।